हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम स्पेशली डिफेंस सेक्टर के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 फ़ेब को बजट आने वाली है, ठीक है। बजट में क्या होता है कि एक पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए प्लानिंग की जाती है कि किस सेक्टर को किस प्रकार से सपोर्ट किया जाए, किस सेक्टर के अंदर कितने पैसे खर्च किए जाएं, वगैरह वगैरह, ठीक है। लाइक रिन्यूएबल सेक्टर हो गया, रेलवे सेक्टर हो गया, इंफ्रा सेक्टर हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया। तो अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर किस प्रकार से सपोर्ट देना है, किस प्रकार से खर्चे करने हैं, ये पूरी प्लानिंग होती है, ठीक है, पूरे 1 साल के लिए। तो इस बजट में वो प्लानिंग हमें देखने को मिलती है, वो प्लानिंग हमें समझ में आती है कि किस सेक्टर को किस प्रकार से गवर्नमेंट सपोर्ट करने वाली है पूरे 1 साल में, ठीक है। तो अब देखो, ये जो बजट है ये नजदीक आते जा रही है धीरे धीरे। तो यहाँ पे डिफेंस सेक्टर को लेकर क्या नीति होगी गवर्नमेंट की, इन चीजों के ऊपर अभी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। डिफेंस सेक्टर जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। अभी जिस प्रकार की ग्लोबली वाइज सिचुएशन बनी हुई है, लगभग सभी देश अपने अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने में लगे हुए हैं, काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने में। उन्हीं में से एक हमारा भारत भी है। और हमारे गवर्नमेंट के द्वारा भी अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए आत्मनिर्भर भारत की पहल चलाई गई है, जिसके तहत इंडिजिनाइजेशन के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और जो घरेलू डिफेंस कंपनियां हैं, इनको काफी ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, इनको काफी बेहतरीन तरीके से ऑर्डर्स मिल रहे हैं। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि जो डोमेस्टिक डिफेंस कंपनीज हैं, इनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑर्डर्स मिले हैं। और देखो, बजट में अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो सबसे जो बड़ी एलोकेशन है वो डिफेंस सेक्टर को ही मिलती है, ठीक है। अब देखो, FY26 के लिए बजट में किस प्रकार की एलोकेशन रहने वाली है, इन चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। गवर्नमेंट किस प्रकार से डिफेंस सेक्टर के लिए प्लानिंग कर सकती है या फिर प्लानिंग कर रही है, इन चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से वीडियो को देखना और समझना, ठीक है। देखो दोस्तों, एक न्यूज है, काफी पहले की है, काफी नहीं, लगभग 1 सप्ताह हो गया है जब न्यू ईयर स्टार्ट हुई थी, उसी वक्त की ये न्यूज है। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष किया घोषित। सेना में हो सकते हैं ये अहम बदलाव। क्या बदलाव हो सकते हैं भाई, ये हम लोग अभी समझते हैं, ठीक है। 2025 के लिए अगर हम कैलेंडर ईयर में बात करें तो 2025, अगर हम फाइनेंशियल ईयर में अगर हम बात करें तो FY26, ठीक है। तो यहाँ पे FY26 या फिर कैलेंडर ईयर में कहें 2025 के लिए कुछ हाइलाइट्स यहाँ पर मेंशन है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले देखो, नए साल 2025 को रक्षा मंत्रालय ने सुधारों का वर्ष घोषित किया, ठीक है। क्या क्या सुधार हो सकते हैं 2025 में डिफेंस सेक्टर के अंदर, इन चीजों को अभी हम लोग समझेंगे। रक्षा मंत्रालय थिएटराइजेशन मॉडल पर विचार करने की तैयारी में है। भाई साहब, ये थिएटराइजेशन क्या होता है, इस चीज के ऊपर हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। ये साल सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, ठीक है। सशस्त्र बल यानी कि आर्म्ड फोर्स, तो आर्म्ड फोर्सेज के लिए यहां पर बात हो रही है कि आर्म्ड फोर्सेज के आधुनिकीकरण यानी कि जो एडवांसमेंट्स, ठीक है, तो एडवांसमेंट्स की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, ठीक है। ये चीजें यहां पर कही जा रही है। चलो, यहां पे थिएटराइजेशन मॉडल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। बता दें कि थिएटराइजेशन मॉडल के अंतर्गत सरकार थल सेना, वायुसेना और नौसेना की क्षमताओं को एक साथ लाना चाहती है, ठीक है। थिएटराइजेशन मॉडल के अंतर्गत, फिर से समझो, सरकार थल सेना, वायुसेना और नौसेना यानी कि आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स की क्षमताओं को, कैपेसिटी को एक साथ लाना चाहती है, जिससे युद्ध के दौरान और सैन्य अभियानों के दौरान अन्य संसाधनों का अनुकूल प्रयोग किया जा सके। थिएटराइजेशन योजना के तहत सभी थिएटर कमांड में सेना, नौसेना और वायुसेना की सभी इकाइयां होंगी। साथ ही वे सभी एक भौगोलिक क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए एक इकाई के रूप में काम करेंगी। वर्तमान स्थिति में थल सेना, नौसेना और वायुसेना अलग अलग कमान के साथ काम करती है, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तक तो थल सेना, जल सेना और वायुसेना जो है, ये अलग अलग कमान के साथ काम करते आई है। लेकिन अभी यहाँ पर थिएटराइजेशन मॉडल की बात हो रही है,
जिस मॉडल के तहत ये जो तीनों सेनाएं हैं हमारी, ये एक साथ मिलकर काम करने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार की प्लानिंग यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक, यहाँ पर देखो आगे कही जा रही है, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में 2025 को सुधारों का वर्ष मानने का लक्ष्य रखा गया। काफी सारे सुधार हो सकते हैं डिफेंस सेक्टर के अंदर। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि 2025 में साइबर और अंतरिक्ष जैसे नए क्षेत्रों, एआई, मशीन लर्निंग, हाइपरसोनिक और रोबोटिक्स जैसी उभरती तकनीकों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ठीक है। काफी अच्छी बात है। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा कि सुधारों का वर्ष सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा और भविष्य के सुधारों को गति देने के लिए सर्वसम्मति से 2025 को सुधारों का वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, ठीक है। देखो दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी दुनिया में अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी आ रही है। चाहे हम किसी भी सेक्टर की बात करें, टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज होती आ रही है हमेशा से, ठीक है। जैसे अगर हम पढ़ाई लिखाई की ही बात कर लें तो पहले लोग गुरुकुल में जाया करते थे और कुछ जो दवात वगैरह होते थे उनसे लिखा करते थे। फिर मतलब चौक वाला जमाना आया एंड पेंसिल, फिर पेन आए, ठीक है। तो कॉपी कलम से लोगों का पढ़ना लिखना होने लगा, ठीक है। अभी का समय ऐसा आ गया है कि लोग डिजिटल पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं। इस प्रकार की चीजें हो रही है एजुकेशन के फील्ड में, शिक्षा के फील्ड में। तो इसी प्रकार से अलग अलग सेक्टर्स की भी अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज होते जा रही है। अभी अगर हम डिफेंस सेक्टर की भी बात करें तो डिफेंस सेक्टर के अंदर भी देखो टेक्नोलॉजी जो है ये चेंज होते जा रही है। पहले क्या चलता था? मल्ल युद्ध चलता था। मल्ल युद्ध में क्या मतलब जो पहलवानी टाइप के लोग करते थे, मतलब आपस में भिड़ते थे शरीर से, ठीक है, हाथ पांव से मारपीट करते थे। तो उस प्रकार की लड़ाइयां पहले होती थी। फिर जो अस्त्र शस्त्र है वो आने लगे, मतलब हथियार आने लगे, ठीक है, तलवार, चाकू, भाला जो भी हो उनसे युद्ध होने लगी। एंड उसके बाद फिर गन का सिस्टम आ गया, गन से लड़ाइयां चलने लगी। एंड दोस्तों, अगर हम अभी के समय की बात करें तो अभी का समय कुछ ऐसा है कि पहले के कंपैरिजन में काफी सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। अभी अगर युद्ध होती है तो वहां पर मल्ल युद्ध या फिर तलवार भालों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता, बल्कि वहां पर टैंक्स, मिसाइल्स, फाइटर प्लेन्स, वॉरशिप, सबमरीन्स, इनका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ एक बहुत ही उभरती हुई और डिमांडेबल इंडस्ट्री है जो कि है रोबोटिक्स एंड ड्रोन्स की इंडस्ट्री, ठीक है। ये जो इंडस्ट्री है ये काफी ज्यादा बूम कर रही है। अभी देखो इनकी जो डिमांड है ये आगे चलकर और भी बेहतरीन तरीके से रहने वाली है। अभी मानकर चलो कि इसकी शुरुआत ही हुई है दुनिया में, ठीक है। अभी काफी ज्यादा चीजें होनी बाकी है इस इंडस्ट्री में। और अगर हम स्पेशली अपने देश की बात करें तो हमारा जो देश है ये ड्रोन्स एंड रोबोटिक्स के इंडस्ट्री में काफी पीछे है औरों देशों के कंपैरिजन में, ठीक है। और डिफेंस सेक्टर के अंदर अभी सभी देश ड्रोन्स एंड रोबोटिक्स के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देकर चल रहे हैं। काफी सारे देश जो हैं वो इन चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना भी लिए हैं, लेकिन बहुत सारे देश इन चीजों के ऊपर फोकस करके चल रहा है जो कि काफी डिमांडेबल है और काफी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली हो जाती है, ठीक है। तो इसमें भारत भी है, भारत भी इस चीज के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो ड्रोन्स एंड रोबोटिक्स की जो इंडस्ट्री है ये फ्यूचर में काफी ज्यादा ग्रो करने वाली है। अब देखो यहाँ पर हमने सिर्फ डिफेंस सेक्टर का एग्जांपल देकर बताया। अगर हम अदर सेक्टर्स की बात करें तो वहां पर भी ड्रोन्स एंड रोबोटिक्स का इस्तेमाल काफी बेहतरीन तरीके से किया जाएगा, अभी हो भी रहा है और आगे चलकर उन इंडस्ट्रीज में भी इनके डिमांड्स बढ़िया तरीके से देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अभी देखो साइबर सिक्योरिटी जो है वो काफी ज्यादा मायने रखता है किसी भी देश के लिए। किसी भी देश की जो गुप्त चीजें हैं वो लीक ना हो जाए, उस चीज के लिए साइबर सिक्योरिटी पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी डिफेंस सेक्टर में काफी ज्यादा डिमांडेबल होती है। साथ ही साथ अदर सेक्टर्स के अंदर भी साइबर सिक्योरिटी की जो डिमांड है ये काफी ज्यादा होती है, ठीक है।
तो ये चीजें यहाँ पर कही जा रही हैं। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि 2025 में साइबर और अंतरिक्ष जैसे नए क्षेत्रों, एआई, देखो एआई के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अलग अलग सेक्टर्स में एआई के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। काफी ज्यादा डिमांड में ये एआई चल रही है, ठीक है, काफी सारे सेक्टर्स में। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो भाई साहब यहाँ पर तो काफी ज्यादा डिमांड है एआई और मशीन लर्निंग वगैरह चीजों की, ठीक है। हाइपरसोनिक और रोबोटिक्स जैसी उभरती तकनीकों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ठीक है। तो 2025 में इन चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अब जो कंपनीज इन सेक्टर से बिलोंग करती है इनको डेफिनेटली अच्छी तरीके से बेनिफिट्स मिल सकती हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डिफेंस में जो बजट आएगी उसमें सिर्फ घरेलू कंपनियों को ही बेनिफिट्स मिलेंगे, ऐसा बात नहीं है। अभी हम लोग इतना भी आत्मनिर्भर नहीं हो गए हैं कि हम लोग सारी चीज़ों को खुद से कर लेंगे, ठीक है। अगर हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की बात करें तो आत्मनिर्भरता के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है काफ़ी बेहतरीन तरीके से, लेकिन फिर भी अभी भी हमारी जो निर्भरता है ये दूसरे देशों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बजट में सिर्फ जो डोमेस्टिक डिफेंस कंपनीज हैं इनको ही सपोर्ट मिलेंगे। जहां जरूरत होगी अलग अलग टेक्नोलॉजी की वहां पर दूसरे देशों से भी कांटेक्ट किया जाएगा। अगर दूसरे देश एक साथ मिलकर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करके हमारे देश में ही अलग अलग प्रकार के टेक्नोलॉजी के साथ इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो अच्छी बात होगी, और वरना फिर डायरेक्ट जो खरीदारी होती है वो खरीदारी होगी फिर इक्विपमेंट्स की, ठीक है। तो ये भी है कि दूसरे देशों से इंपोर्ट भी किए जाएंगे हमारे देश में अलग अलग प्रकार के डिफेंस इक्विपमेंट्स या फिर जो व्हीकल्स वगैरह होता है वो, ठीक है। तो ये ध्यान में रखकर चलना है। और एक चीज और कि डिफेंस सेक्टर के अंदर देखो आत्मनिर्भरता के ऊपर, इंडिजिनाइजेशन के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो इसमें यह भी आपको समझकर चलना है कि मेजर जो एलोकेशन होगा वो डोमेस्टिक कंपनीज को ही मिलेगा, ये ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है, क्योंकि इंडिजिनाइजेशन के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अब देखो यहाँ पे घरेलू कंपनीज को डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगी, तो इसमें घरेलू के अंदर पीएसयूज भी हो जाते हैं और प्राइवेट कंपनीज भी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन पीएसयूज को ज्यादातर ऑर्डर्स मिलते हैं तो प्राइवेट वालों को लगता है कि भाई साहब हमें क्यों नहीं मिल रहा है, हम भी डिफेंस सेक्टर के अंदर काम करते हैं। तो देखो प्राइवेट्स को भी मिल सकते हैं ऑर्डर्स, ठीक है। और हमने देखा भी है अभी पिछले कुछ सालों में कि प्राइवेट कंपनीज को भी ऑर्डर्स मिले हैं, ठीक है। हालांकि सरकारी कंपनियों के कंपैरिजन में प्राइवेट वालों को थोड़ा कम ही मिले हैं, लेकिन उससे पहले के कंपैरिजन में अभी थोड़े बेटर मिल रहे हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट बजट आएगी FY26 के लिए उसमें यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि प्राइवेट कंपनीज को भी साथ में लेकर चला जाएगा, ठीक है। तो अच्छी बात है प्राइवेट डिफेंस कंपनीज के लिए भी। अब देखो यहाँ पे अगर हम पिछले वाले डिफेंस एलोकेशन की बात करें, यानी कि FY24 to 25 के लिए जो डिफेंस एलोकेशन की गई थी उसमें यहाँ पर 6.22 लाख करोड़ का एलोकेशन दिया गया था, जो कि उससे पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर यानी कि FY23 to 24, तो इस फाइनेंशियल ईयर में जो एलोकेशन मिला था उसके कंपैरिजन में ओनली 4.79% ही ये ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी एलोकेशन नहीं मिली थी, लेकिन अभी जिस प्रकार की यहाँ पर चीज़ें कही जा रही हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, उस हिसाब से देखा जाए तो इससे भी काफ़ी बेटर यहाँ पे एलोकेशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम समझकर चल सकेंगे कि हाँ काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम होने वाला है इस फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। तो इससे थोड़ा और बेटर यहाँ पर ये जो परसेंटेज है इससे थोड़ा और बेटर अगर एलोकेशन मिल जाता है, मतलब इससे अगर डबल टाइप से हमें एलोकेशन देखने को मिल जाता है इस वाले बजट में डिफेंस सेक्टर के अंदर, तो फिर अच्छी बात होगी। फिर डिफेंस सेक्टर के अंदर काफ़ी बेहतरीन तरीके से कंपनियों को ऑर्डर्स भी मिलेंगे और डिफेंस स्टॉक्स में हमें ज़बरदस्त तेजी भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो कुछ डिफेंस कंपनीज के ऊपर भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों देखो ये कोई रिकमेंडेशन या फिर एडवाइजरी नहीं है, सिर्फ हम लोग एग्जांपल के पर्पज से डिस्कस कर रहे हैं। देखो यहाँ पे अगर हम फाइटर जेट्स या फिर जो फाइटर हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनके सेगमेंट में बात करें तो एक लीडर कंपनी है जो कि है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो इनको बेहतरीन तरीके से ऑर्डर्स मिल सकते हैं। और अभी देखो एक प्रॉब्लम तो चल ही रही है जनरल इलेक्ट्रिक के जो F404 इंजन हैं इनकी डिलीवरी को लेकर। अगर मार्च 2025 से डिलीवरी चालू हो जाती है तो HAL को काफ़ी बेहतरीन तरीके से बेनिफिट्स होंगे। HAL जो है फिर तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरी कर पाएगा
और साथ ही साथ नए बजट में एचएल को अलग प्रकार से कुछ ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं नए नए फाइटर प्लेन्स के लिए या फिर ड्रोन्स के लिए। ठीक है, जो डिफेंस सेक्टर के अंदर ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है, वो ड्रोन्स के अंदर कंपनी जो है एचएल, इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि गरुड़ा एरोस्पेस के साथ ज्वाइंट वेंचर के साथ ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। ठीक है, एंड साथ ही साथ ड्रोन्स के अंदर अगर हम जेन टेक्नोलॉजीज की बात करें तो भाई साहब ये जो कंपनी है ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन ढंग से काम कर रही है। तो आगे चलकर शायद से इनको भी ऑर्डर्स मिल सकते हैं इस सेगमेंट में। और फिर अलग अलग प्रकार के जो हथियार होते हैं, मशीन गन्स वगैरह, तो उनसे रिलेटेड तो ऑर्डर्स मिल ही सकते हैं। तो जो कंपनीज इन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करती है, पारस डिफेंस वगैरह, तो उनको भी ऑर्डर्स मिल सकते हैं। फिर टैंक्स वगैरह जो होते हैं उनके लिए ऑर्डर्स मिल सकते हैं, जिनमें भारत फोर्ज या फिर और भी अदर कंपनीज जो कि लिस्टेड नहीं है मार्केट में, उनको भी ऑर्डर्स मिल सकते हैं। फिर वॉरशिप सबमरीन से रिलेटेड ऑर्डर्स मिलेंगे, तो मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, जीआरसी, इनको बेनिफिट्स मिलेंगे। एंड मिसाइल्स वगैरह से रिलेटेड यहाँ पे अगर ऑर्डर्स मिलते हैं तो बीडीएल को बेनिफिट्स मिलेंगे। फिर रडार सिस्टम और डिफेंस सेक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के लिए ऑर्डर्स मिलेंगे तो बेल को उससे बेनिफिट्स मिलेगा। फिर और भी काफ़ी सारे कंपनीज हैं यार, कितना याद रखो, है ना। तो अभी मैंने कुछ कंपनीज के एग्जांपल्स आपके सामने रखे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कंपनीज है, और भी काफ़ी सारे कंपनीज हैं। कुछ प्राइवेट सेक्टर के भी कंपनीज हैं और कुछ सरकारी भी कंपनियां हैं, कुछ लिस्टेड हैं तो कुछ अनलिस्टेड हैं। तो सबको बेनिफिट्स मिल सकते हैं अगर जिस प्रकार की न्यूज आ रही है वैसी चीज़ें वाकई में हुई तो। ठीक है, अभी इस प्रकार की चीज़ें कही गई हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कि ये जो 2025 का साल होगा इसमें काफ़ी सारा सुधार होने वाला है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अगर ऐसी चीज़ें होती हैं बजट में तो डेफिनेटली डिफेंस स्टॉक्स में काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल सकती है। मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है वो भी अब काफ़ी बेहतरीन तरीके से बढ़ गई है। लेकिन ध्यान रखना कि अगर बजट में इस प्रकार की चीज़ें नहीं हो पाई, अगर एलोकेशन ठीक प्रकार से नहीं मिला, तो फिर हम उसी प्रकार से डिफेंस स्टॉक्स के अंदर काफ़ी करेक्शंस भी देख पाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर चलना है। और बाकी देखो, लॉन्ग टर्म के लिए अगर किन्हीं का विजन है तो यार डिफेंस सेक्टर एक ऐसी सेक्टर है जो कि फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहने वाली है। ठीक है, फ्यूचर में और भी बेहतरीन ग्रोथ की चांसेज हैं। अब देखो दोस्तों, काफी सारे लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि यार अब डिफेंस सेक्टर में कुछ भी नहीं होने वाला है, डिफेंस कंपनी जो है ये अब एकदम बर्बाद हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रोथ के चांसेज कुछ भी नहीं है, इस प्रकार से चीजें लोग सोचते हैं। तो देखो भाई, ऐसा नहीं है कि हमेशा कोई स्टॉक इस प्रकार से बढ़ता ही जाएगा। कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग और वैल्यूएशन की वजह से स्टॉक के अंदर गिरावटें आती ही हैं। ठीक है, कोई स्टॉक अगर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ रहा है तो ऐसा आप लोगों को पहले से एक्सपेक्ट करके चलना ही चाहिए कि कभी ना कभी एक समय ऐसा आएगा कि स्टॉक के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिलेगी, और करेक्शन जब आएगी तो एक लंबे समय के लिए अंडर परफॉर्म करने लगती है स्टॉक। ठीक है, तो इन चीजों को समझकर चलना है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। कंपनी की फंडामेंटल्स अगर बढ़िया है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, ठीक है, तो फिर आपको बिंदास होकर इन्वेस्टेड रहना है। ठीक है, और ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।